नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बिहार में जबरदस्त सियासी हलचल दिखाई दी। पटना में 85 साल के बाद, आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। महागठबंधन के नेताओं ने अति पिछड़ा सम्मेलन किया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर अति पिछड़ों के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में आज 6 रैलियां की। प्रशांत किशोर ने सीमांचल में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ संवाद किया। बीजेपी ने बिहार के 26 जिलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। दिल्ली में एनडीए के नेताओं की सीट शेयरिंग पर बात हुई। सब काम पर लगे हैं, लेकिन आज असली लड़ाई दिखाई दी मुस्लिम वोटों को लेकर। ओवैसी ने साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी उनकी पार्टी को 6 सीटें भी देने को तैयार नहीं है, इसलिए अब एआईएमआईएम सीमांचल में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, आरजेडी को फिर हराएगी। नीतीश कुमार ने दावा किया कि मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी तो वो हैं। उनकी सरकार ने मदरसों की बेहतरी से लेकर कब्रिस्तानों की देखरेख तक मुसलमानों के लिए तमाम काम किए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, अकेले वो हैं जो मुसलमानों को उनका हक देना चाहते हैं, जबकि आरजेडी हो, कांग्रेस हो या ओवैसी, ये सब बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार के मुसलमानों को न महागठबंधन के चक्कर में फंसना चाहिए, न ओवैसी की बात सुननी चाहिए। अब सवाल यह कि बिहार में इस बार सारे नेता सीमांचल के इतने चक्कर क्यों लगा रहे हैं? सीमांचल में सीटें तो सिर्फ 24 हैं, लेकिन आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, प्रशांत किशोर या फिर ओवैसी, सबका फोकस सीमांचल पर क्यों है? क्या सीमांचल से बिहार की राजनीति की दिशा तय होगी? क्या मुस्लिम वोट की राजनीति बिहार में जाति की राजनीति पर भारी पड़ेगी? अगर बिहार में मुस्लिम वोट एकजुट हो गया तो इसका फायदा किसको मिलेगा? क्या इसके जवाब में बीजेपी हिंदुओं के वोटों को एकजुट करने की कोशिश करेगी? इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन शुरुआत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी से। ओवैसी सीमांचल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान ओवैसी अगले 3 दिन तक सीमांचल में अपनी पार्टी के लिए घूम घूम कर कैंपेन करेंगे। पिछली बार सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन अब उनकी पार्टी का सिर्फ 1 विधायक है। 4 विधायक पार्टी छोड़कर आरजेडी के साथ जा चुके हैं। इसलिए ओवैसी अपनी हर रैली में चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि बीजेपी तो ऑपरेशन लोटस करती है, लेकिन बिहार में आरजेडी ने ऑपरेशन लालटेन कर दिया। आरजेडी और कांग्रेस को लगता है कि मुसलमानों के पास तो ऑप्शन नहीं है, मुसलमानों को तो महागठबंधन को वोट देना ही पड़ेगा। इसलिए अब उनका फोकस दलितों और पिछड़ों के वोटों पर है। क्योंकि पिछड़ों में 70% से ज्यादा आबादी अति पिछड़े वर्ग की है, इसलिए आज महागठबंधन ने पटना में अति पिछड़ा न्याय सम्मेलन किया। कांग्रेस आरजेडी ने एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट के लिए न्याय संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में वादा किया गया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। अति पिछड़ों के लिए पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में नॉट फाउंड सूटेबल को खत्म किया जाएगा। अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के सभी भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए जमीन मुफ्त में दी जाएगी। आज लद्दाख से परेशान करने वाली खबर आई। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले आज हिंसा पर उतर आए। लेह में सीआरपीएफ और पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया। बीजेपी के ऑफिस में आग लगा दी गई। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 4 लोग मारे गए। फिलहाल पूरे लेह में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। लेह में सीआरपीएफ की 7 कंपनियां पहले से ही तैनात हैं। सीआरपीएफ की 4 एडिशनल कंपनियों को कश्मीर से लद्दाख भेजा गया है।
असल में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर कई संगठन अनशन कर रहे थे। सोनम वांगचुक 15 दिन से भूख हड़ताल पर थे। कल अनशन में शामिल 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद आज हजारों लोग सड़क पर आ गए। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज कहा कि उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत नकल माफिया और कोचिंग माफिया उत्तराखंड में नकल जिहाद चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। असल में 21 सितंबर को उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम पेपर लीक हो गया था। इसके बाद उत्तराखंड में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। पुलिस ने जांच शुरू की तो एक शख्स खालिक मलिक और उसकी बहन साबिया को पेपर लीक कराने के आरोप में गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि 21 सितंबर को पेपर लीक नहीं हुआ था। खालिक ने एग्जाम पेपर के 12 क्वेश्चन की फोटो खींचकर अपनी बहन को भेजे थे और उसकी बहन ने ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन के पास सॉल्व करने के लिए भेजे थे। जब एग्जाम चल ही रहा था तभी पेपर लीक होने की खबर फैल गई और पुलिस भी तुरंत एक्टिव हो गई और इसके बाद खालिक और उसकी बहन को अरेस्ट कर लिया गया। सोशल मीडिया के जरिए गड़बड़ी की खबर मेरठ से भी आई। सोशल मीडिया में भगवा लव ट्रैप का नैरेटिव सेट करके मुस्लिम लड़कियों को बदनाम करने की कोशिश की गई। चोरी छुपे सड़क पर जा रही कुछ मुस्लिम लड़कियों की वीडियो बनाए गए। दावा किया गया कि ये मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ घूम रही है। इस तरह की लड़कियां मुसलमानों की बदनामी कराती हैं, इसलिए इन्हें सबक सिखाया जाए। यह मामला तब सामने आया जब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की एक मुस्लिम लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। छात्रा ने पुलिस को बताया कि यूनिवर्सिटी के बाहर वो अपनी क्लास में पढ़ने वाले एक हिंदू लड़के से बात कर रही थी। इस दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में दिख रहे लड़के को उसका बॉयफ्रेंड बताया। इसे भगवा लव ट्रैप का नाम दिया गया और उसके खिलाफ भद्दे भद्दे कमेंट किए गए। आज दिल्ली से एक चौंकाने वाली खबर आई। साउथ दिल्ली के एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर 17 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया। इसके बाद से स्वामी चैतन्यानंद फरार है। जिस शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के डायरेक्टर पर आरोप लगा वो इंस्टीट्यूट श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी का है। स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ लगे आरोपों की शिकायत मठ की संपत्तियों के प्रशासक पीए मुरली ने ही थाने में दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि चैतन्यानंद ने ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप कोटे से मैनेजमेंट कोर्स कर रही छात्राओं के साथ गलत हरकतें की। पुलिस ने जांच शुरू की। 32 लड़कियों के बयान लिए। इनमें से 17 लड़कियों ने पुलिस को बताया कि चैतन्यानंद उन्हें अश्लील व्हाट्सएप मैसेज भेजता था, उनके साथ छेड़खानी करता था। छात्रों ने यह भी बताया कि कुछ फीमेल फैकल्टी और प्रशासन के कर्मचारी उन पर चैतन्यानंद को खुश करने का दबाव बनाते थे। ताइवान, हांगकांग और मकाऊ में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान रगासा अब चीन पहुंच गया है। आज दोपहर में रगासा ने चीन के गुआनडोंग सूबे में लैंडफॉल किया। जिस वक्त टाइफून चीन पहुंचा उस वक्त उसकी रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। तूफान की तबाही से बचाने के लिए चीन ने 20 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया है। चीन पहुंचने से पहले इस तूफान ने ताइवान और हांगकांग में भारी तबाही मचाई। हांगकांग में तूफान के इंपैक्ट से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठी कि पानी होटलों और घरों में जाकर घुसा। ताइवान में तो गांव के गांव तूफान की चपेट में आकर बह गए। ताइवान की सरकार ने अब तक टाइफून रगासा से 17 लोगों की मौत कंफर्म की है, लेकिन ईस्टर्न ताइवान में कई गांवों से लोग तूफान के बाद से लापता हैं। ताइवान में टाइफून रगासा के इंपैक्ट से कई पुल टूट गए, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। टाइफून रगासा अमेरिका में आने वाली कैटेगरी 5 हैरिकेन के बराबर का बताया जा रहा है, जो इस साल दुनिया में कहीं भी आया सबसे भयानक समुद्री तूफान है।